ओके, तो नेक्स्ट है देखो टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या है? इट इज ऑल्सो ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो बिहेव एज बोथ exocrine gland as well as endocrine gland। exocrine secretion क्या होगा इसका? तो exocrine secretion है स्पर्म। और एंडोक्राइन सिक्रीशन है इसका टेस्टोस्टेरॉन। इट इज एंडोक्राइन सिक्रीशन। क्लियर? उसके बाद देखो टेस्टिस और ओवरी, मतलब ओवरी फीमेल में और टेस्टिस मेल में, दोनों एब्डोमिनल कैविटी में ही बनते हैं। डेवलप कहाँ होंगे? एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमेन में। अब होता क्या, एक्चुअली दो टेस्टिस है और ये समझो कि ये एब्डोमेन है, या दिस इज एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी या इसको एब्डोमेन बोल सकते हैं। तो टेस्टिस जनरली डेवलप इनसाइड द एब्डोमेन या एब्डोमिनल कैविटी। उसके बाद क्या होगा, ये 3rd मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा, 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक टेस्टिस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। दिस इज सपोज करो टेस्टिस। तो अप टू 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस इज कंप्लीटेड। या डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस इज कंप्लीटेड। उसके बाद 7th मंथ ऑनवर्ड, टेस्टिस स्टार्ट डिसेंडिंग, नीचे की तरफ आना शुरू होगा। स्टार्ट डिसेंडिंग इनटू स्क्रॉटल सैक, या इसी को स्क्रॉटम बोलते हैं। एक थैली जैसा स्ट्रक्चर है स्क्रॉटम या स्क्रॉटल सैक, उसमें आएगा। इस तरह से है अरेंजमेंट। और यहाँ पे ये समझो कि ये है स्क्रॉटम, ये थैली है। दिस इज द स्क्रॉटम या स्क्रॉटल सैक। सैक मतलब होता है पाउच, छोटा सा पाउच या थैली। तो स्क्रॉटल सैक मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे कॉर्ड रहता है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, उसके साथ टेस्टिस अटैच रहता है एब्डोमेन में, स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। अब धीरे धीरे स्पर्मेटिक कॉर्ड, जैसे कुएं में पानी डालते हैं, लेने के लिए रस्सी डालते हैं, तो बाल्टी से अटैच रहता है ना, बकेट से, तो नीचे जाता है। सेम अब ये टेस्टिस धीरे धीरे यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, धीरे धीरे अब यहाँ आ गया कहाँ? स्क्रॉटम के अंदर। ठीक है। अब एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रॉटम के बीच में जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड इंग्वाइनल कैनाल। तो ये है इंग्वाइनल कैनाल, यानी टेस्टिस इंग्वाइनल कैनाल से ही डिसेंड होता हुआ नीचे आता आता स्क्रॉटम में आ जाता है। क्लियर?
तो एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम के बीच में जो कनेक्शन है वो कनेक्शन कौन सा है? इवाइनल कैनाल का। तो कैनाल जैसा स्ट्रक्चर है और वही एब्डोमेन को कनेक्ट करता है किससे? स्क्रोटम से। तो इस तरह से टेस्टिस आ जाएगा। अब टेस्टिस यहाँ इसलिए आता है स्क्रोटम में, या स्क्रोटल सैक वर्ड यूज कर रही है एनसीईआरटी, आप पढ़ोगे एंडोक्राइन सिस्टम में, तो स्क्रोटल सैक वही स्क्रोटम है। अब यहाँ पे इसलिए आता है ताकि इसको 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टेस्टिस को एब्डोमेन से कम मिलता है कहाँ? स्क्रोटम में। मतलब अगर यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस है मान लो एब्डोमेन का टेम्परेचर, तो यहाँ पे लगभग 35, ठीक है ना, 35 या 34.5 के आसपास टेम्परेचर यहाँ पे इसको मिलेगा। किसको? टेस्टिस को। दैट इज नेसेसरी और रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए ये टेम्परेचर बहुत जरूरी है, अदरवाइज स्पर्म नहीं बनेंगे। ठीक है, तो स्पर्म नहीं बनेगा। यानी अगर बाई चांस किसी भी रीजन से अगर टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह गया तो वो पर्सन स्टेराइल हो जाएगा। स्टेराइल का मतलब अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, नपुंसक या स्टेराइल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा। और उसी कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म, जो पढ़ेंगे हम लोग 12th में, दैट इज क्रिप्टोकाइडिज्म। means it is a condition in which testis is unable to descend into the scrotum. Unable to descend into scrotum, इसी को बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। आर साइलेंट रहता है, क्रिप्टोकाइडिज्म। क्लियर? तो वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्यों टेम्परेचर क्या कम है, इतना समझो अभी। तो स्क्रोटल सैक समझ में आ गया आपको, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। Called as primary sex organ. Organ because spermatogenesis occurs in testis. तो टेस्टिस स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी सिंथेसिस ऑफ स्पर्म। तो मेल गैमेट यही प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस मेल गैमेट, दैट इज स्पर्म। तो इसीलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, या स्पर्मेटोजेनेसिस यहीं पे होता है। अब इस पे कुछ स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, जैसे कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि टेस्टिस को अगर आप कट करोगे, मान लो ये टेस्टिस है, इसका कट सेक्शन है, कट किया आपने, और वो कैसे? ऐसे बीचों बीच टेस्टिस को ऐसे रखा और ऐसे कट किया है, मिड सेजाइटल, ऐसे ट्रांसवर्स नहीं, मिड सेजाइटल में बीचों बीच टेस्टिस। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलेंगे। इस तरह के टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का मतलब कंपार्टमेंट, बहुत सारे, और ये होते हैं 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। each testis consists of 250 testicular lobules. लोब्यूल्स का मतलब आप समझ सकते हो कंपार्टमेंट, या इतने लोब्स या कंपार्टमेंट या पार्ट, इसी को बोल रहे हैं लोब्यूल्स। तो 250 इस तरह के स्ट्रक्चर
पूरे बड़े ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं 250, जो मैंने 1 2 3 4 5 बनाया है, ऐसे 250 एक टेस्टिस में। और उसके अंदर हर टेस्टिस के अंदर 1 से 3 इस तरह का हाईली क्वाइल्ड, कितना 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? टेस्टिस को आपने कट किया तो कितना कंपार्टमेंट 250, और यही 250 कंपार्टमेंट जो है इसी को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल सकते हो आप। क्लियर? और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 मतलब 1 से 3 हो सकते हैं, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। These are highly coiled tubular structure, काफी ज्यादा क्वाइलिंग होती है इनमें, मुड़े होते हैं, सीधे नहीं होते, काफी ज्यादा क्वाइलिंग होती है इनके अंदर इस तरह से। तो यही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर? और जनरली टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है यहीं पे होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर हाईली coiled tubular structure present in testicular lobule, और कितना 1 से 3 हो सकते हैं, 1 to 3 टेस्टिकुलर, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। कहाँ पे? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में। क्लियर? ये दोनों बैच कंबाइन है क्या आपका? सिंगल हो, एक ही बैच है ये? वो बैच कहाँ रहता है फिर? हाँ, ऊपर में रहता है, वो पड़ता है। प्रेजेंट इन टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो ये मिड सेजाइटल सेक्शन में आपने देखा ऐसे। अब आप इस तरह से कट करो। अब क्या करते हैं अपन? इस तरह से कट करते हैं, और ज़्यादा डिटेल में हम लोग वहाँ पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ये टर्म लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इसमें मैं समझा रहा हूँ आपको क्या क्या है ये। ठीक है ना? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनते हैं। तो ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं अपन? इस तरह से कट करते हैं टेस्टिस को। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिया और उसको उससे पूरा कट किया ट्रांसवर्सली। तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो अगर आप कट करोगे अब ट्रांसवर्स सेक्शन में इस तरह से इसको, तो वो सर्कुलर आपको दिखाई देगा। तो ये मिड सेजाइटल सेक्शन वाला डायग्राम था। टेस्टिस को आपने ऐसे कट किया है तो पूरा ऐसे दिख रहा है। अब ऐसे ट्रांसवर्स ऐसे कट करोगे ऐसे, तो आपको छोटे छोटे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स वाले स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इधर वाला रब कर दें, ये वाला। तो वो मिड सेजाइटल व्यू था। अब अगर आप क्रॉस सेक्शनल व्यू देखोगे टेस्टिस का, जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको दिखाया जा रहा है, तो ये सपोज करो क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू में आपको इस तरह का व्यू दिखेगा। ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, क्योंकि वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था। अब उसको आप क्रॉस सेक्शन में या ट्रांसवर्स कट करोगे उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को, तो वो सर्कुलर आपको दिखाई देगा। क्लियर? तो ये सारे क्या है बच्चों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं।
जो वाल होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, इसको आप बोल सकते हो वाल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये पूरा स्ट्रक्चर है और पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही है ये सारा स्ट्रक्चर, ऐसे कर लो तो ऐसे आपको कन्फ्यूजन हो रही है। और उसमें ये जो कवरिंग है दिस इज वाल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ST। अब इसमें क्या होगा कि जो इसकी वाल होती है वो लाइन होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। किससे? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। तो इस तरह से देखो, तो इस तरह से क्यूब जैसे सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इस तरह से क्यूब जैसे सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब होता क्या है, कुछ कुछ डिस्टेंस पे ये क्यूब वाले सेल थोड़े लंबे हो जाते हैं, ठीक है ना, इनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है और ये लंबे हो जाते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो। हाँ, वेरी गुड, सर्टोली सेल। तो ये ध्यान रखना, ये था सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। इसमें क्यूब जैसे सेल थे और इन्हीं क्यूब जैसे सेल्स को अपन बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स। क्लियर? सिंगुलर वर्ड होता है बच्चों स्पर्मेटोगोनियम, सिंगुलर वर्ड क्या होगा? स्पर्मेटोगोनियम। क्लियर? तो ये पहला तरह का सेल आपको टेस्टिस के अंदर नजर आएगा, स्पर्मेटोगोनिया। और फाइनली इन्हीं में डिवीजन होकर फाइनली बनता है स्पर्म, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं? मेल जर्म सेल्स। तो मेल जर्म सेल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं स्पर्म को, इसीलिए इनको बोल रहे हैं हम मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया। इन्हीं में डिवीजन होता है, वो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब इतना याद रखो कि स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या है? स्पर्म बनाना, ठीक है? तो इससे स्पर्म बन जाएगा। उसके बाद ये जो क्यूबॉइडल सेल्स थे कुछ कुछ डिस्टेंस पे इनमें ग्रोथ हो जाती है और ये टॉल कॉलमनार सेल्स बन जाते हैं, लंबे हो जाते हैं ये टॉल सेल्स। इन सेल्स को क्या बोलते हैं अपन? सर्टोली सेल्स या नर्स सेल। दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म, बहुत सारा काम है इनका। तो सर्टोली सेल, ठीक है? तो ये है। अब क्या है, इसके बाद ये जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ जो स्पेस है इसको अपन बोल सकते हैं इंटर ट्यूबुलर स्पेसेस, क्योंकि ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है तो इसके बीच में दो ट्यूब के बीच का जगह, तो इंटर ट्यूबुलर स्पेसेस या इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है? और इसमें जो भी टिश्यू है, ब्लड वेसल्स होंगे, कुछ सेल्स भी होते हैं, तो इसको इंटरस्टिशियल टिश्यू भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना? यहाँ पे इंटरस्टिशियल टिश्यू बोल सकते हो, या यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं और इन सेल्स को बोलते हैं हम क्या? लाइडिंग सेल्स। तो इस टिश्यू को आप स्ट्रोमा भी बोल सकते हो, ठीक है? चारों तरफ जो इंटरट्यूबुलर स्पेस में जो टिश्यू होगा, या तो उसको इंटरस्टिशियल टिश्यू, बहुत सारे नाम होते हैं, इंटरस्टिशियल टिश्यू, या इसको आप बोल सकते हो स्ट्रोमा, ठीक है? तो ये हो गया स्ट्रोमा। ये पूरा जो टिश्यू होगा इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के बाहर, उसको इंटरट्यूबुलर स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस, इस टिश्यू को स्ट्रोमल टिश्यू या स्ट्रोमा बोल सकते हैं अपन। इसी स्ट्रोमा में प्रेजेंट होगा लाइडिक सेल, और लाइडिक सेल का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। क्लियर? तो तीन तरह का सेल हम लोगों ने डिस्कस किया। एक तो स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दूसरे सेल सर्टोली सेल अंदर में होंगे, ये सर्टोली सेल
प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट, बहुत सारा फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, इनको नर्व सेल भी बोलते हैं, these are also called as नर्व सेल because they provide nourishment to sperm. तो यही है इंटरस्टिशियल सेल। और LH एक्ट्स ऑन लाइडिक सेल, लाइडिक सेल। So LH is also called as ICSH in male reproductive system। और जगह गलत हो जाएगा, लेकिन अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप LH को ICSH बोलते हो तो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो LH acts on Leydig cell, so LH is also called as ICSH in male reproductive system। ICSH हो गया इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वेरी गुड, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? तो ये हो गया ICSH। अब ये जो लाइडिग है ये स्ट्रोमा में या इंटरट्यूबुलर स्पेस में कुछ भी बोल सकते हो आप, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लाइडिग सेल्स। और लाइडिग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एज एंड्रोजन्स। क्या होता है वो? एंड्रोजन। और उसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? तो जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं या लाइडिग सेल्स, दे प्रोड्यूस ए ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन्स कॉल्ड एज एंड्रोजन। और कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद बहुत कुछ आपको पता है, NCERT में भी कुछ लिखा हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन एक तो डेवलपमेंट कराएगा, डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शन ऑफ एसेसरी ऑर्गन्स, मेल एसेसरी ऑर्गन्स, जैसे वास डिफरेंस, इपीडाइडिमिस, उसके बाद यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल, इस तरह का जो ज़्यादा या तो आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, नहीं तो मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताऊंगा आपको। थोड़ा सा मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको। देखो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके बाद ये सबसे बाहर निकला और ये आपस में एक नेटवर्क बना लेते हैं जिसको बोलते हैं रिटेटेस्टिस। थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। रिटेटेस्टिस मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सबसे निकलेगा, सोचो 250 ट्यूब्यूल्स हैं और 250 से सब में 1 से 3 यानी 750 तक हो सकता है क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब 750 आपस में जुड़ेंगे तो कैसा एक पूरा घॉसमॉस, पूरा एक क्या हो जाएगा, एक नेटवर्क बन जाएगा छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स का, उसको बोलते हैं हम रिटेटेस्टिस। तो यहाँ पूरा वो नेटवर्क बन जाएगा इस तरह से, पूरा नेटवर्क। उसके बाद इन नेटवर्क से सीधे 10 to 12 या 10 to 20 अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर इराइज होते हैं जिनको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। ये एसेसरी डक्ट भी है वासा इफ्रेंसिया। ये वासा इफ्रेंसिया एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसको क्या बोलेंगे, इपीडाइडिमिस। यहीं पे स्पर्म का फंक्शनल मैचुरेशन होता है। मतलब अभी तक स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से चला था, उसके साथ फ्लूइड होता है, लिक्विड जैसा सब्सटेंस, उसमें तैर के वो पहुंचता है कहाँ पे, इपीडाइडिमिस में। यानी वासा इफ्रेंसिया के बाद जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड इपीडाइडिमिस। अब डिटेल में मैं वहाँ बताऊंगा आपको इपीडाइडिमिस का कौन कौन सा पार्ट है, क्या है। इतना समझो कि पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रिटेटेस्टिस, उसके बाद वासा इफ्रेंसिया, फिर स्पर्म आ गया कहाँ, इपीडाइडिमिस में। इपीडाइडिमिस में स्पर्म का फंक्शनल मैचुरेशन होता है, मतलब स्पर्म को मोटिलिटी अपनी यहीं पे मिलती है। अभी वो एक फ्लूइड के हेल्प से मूव करता है, अब यहाँ पे स्पर्म मैच्योर हो जाता है। फंक्शनल मैचुरेशन मतलब अब खुद से वो मोटाइल हो जाएगा, खुद से मूव करेगा। क्लियर? और थोड़े टाइम के लिए स्पर्म यहाँ स्टोर रहता है। उसके बाद इपीडाइडिमिस से स्टार्ट होगा क्या, वास डिफरेंस। ये नाम सब आपने पढ़ा है, सुना हुआ है, वास डिफरेंस।
जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ। अब ये वास्ट डिफरेंस क्या होता है, ऊपर जाएगा। अब ये सारा स्ट्रक्चर जो था स्क्रोटम के अंदर था, कहाँ है, स्क्रोटम के अंदर, टेस्टिस, इपिडाइडिमिस, सारा कुछ ये, और ये डक्ट भी अंदर थे वास्ट डिफरेंस वाले। अब ये डक्ट सीधे बाहर एक स्ट्रक्चर होता है ट्यूबुलर टेस्टिस के जस्ट बाहर, वहाँ पे प्रेजेंट है ये इपिडाइडिमिस, उससे अटैच होगा एंटीरियर रीजन में। उसके बाद वास्ट डिफरेंस टेस्टिस से निकलेगा और ये स्क्रोटम से बाहर जाता है, कौन, वास्ट डिफरेंस। और वास्ट डिफरेंस क्या करता है, यहाँ पे एक तरह का, इस तरह का यूरिनरी ब्लैडर है, इसको लूप बनाएगा पूरा, इसके ऊपर से लूप बनाता हुआ यहाँ पे होते हैं दो स्ट्रक्चर जिनका नाम होता है सेमिनल वेसाइकल, ठीक है, एसवी, इसमें आएगा, यहाँ पे आकर ओपन होगा, कौन, वास्ट डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर को लूप करता हुआ, उसको पूरा लूप करेगा, मतलब उसको ये करके, मतलब उसको पार करके उसके ऊपर से आएगा, अंदर नहीं जाता है, उसके ऊपर पूरा ऐसे करके यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा घुसता है इस पार्ट में, और यहाँ से इधर वाला भी, दूसरा वाला भी आएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से दो छोटे छोटे डक्ट निकलते हैं जिसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये किससे बना है, वास्ट डिफरेंस से और सेमिनल वेसाइकल के डक्ट से। सेमिनल वेसाइकल इज एसेसरी ग्लैंड, ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सेमिनल वेसाइकल क्या है, एसेसरी ग्लैंड है, और ये दो होता है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी लिख रही है कि जो टेस्टोस्टेरोन है, एक तो डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शन किसका किसका करवाता है, वास्ट डिफरेंस का, फिर इपिडाइडिमिस का, सेमिनल वेसाइकल का, और सेमिनल वेसाइकल के बाद होता है इजैकुलेटरी डक्ट। दो छोटी डक्ट हैं, देखो ये दिख रहा है आपको, दो, ये और ये दो डक्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होगा एक प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है। फिर उसके बाद दो डक्ट ग्लैंड और होते हैं जिनका नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बस नाम सुन लो, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब मैं ये बताना चाह रहा कि कौन कौन स्ट्रक्चर है जो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, वो जब लाइन आप यहाँ पे पढ़ो एनसीईआरटी में। तो सेमिनल वेसाइकल, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद यूरेथ्रा। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के चारों तरफ, यूरेथ्रा ऊपर से रन करता है इस ग्लैंड को जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर कितना है, 1। ये आपको 2 इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर से यूरेथ्रा रन कर रहा है, इसके ऊपर से, ठीक है ना, अदरवाइज ये कितना है, 1 है। सेमिनल वेसाइकल कितना है, 2 है। उसके बाद 2 है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इनका नाम होता है काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। और इन तीनों का, ये भी एसेसरी ग्लैंड है, ये भी एसेसरी ग्लैंड है, और ये भी एसेसरी ग्लैंड है, मतलब 3 एसेसरी ग्लैंड है। कौन कौन, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड। और उसके बाद ये जो यूरेथ्रा है और अंदर की तरफ जाए, आगे रन करेगा, और यहीं पे मेल पॉपुलेटरी ऑर्गन रहेगा, पीनस, ठीक है, तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये ब्रीफ मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि कौन कौन से पार्ट है ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो एनसीईआरटी में लिख रहा है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो किसका किसका डेवलपमेंट मैचुरेशन कराएगा, तो वास्ट डिफरेंस का, फिर सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, इपिडाइडिमिस, यूरेथ्रा। तो इन सब स्ट्रक्चर का, यानी ये जो जितने सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, प्राइमरी तो टेस्टिस हो गया, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है सबका डेवलपमेंट टेस्टोस्टेरोन से ही होता है। मतलब मेल का जो सेक्सुअल डिजायर है दैट इज कॉल्ड लिबिडो, एनसीईआरटी में टर्म है LIBIDO। तो सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करना, ये भी टेस्टोस्टेरोन का काम है। CNS को सिग्नल भेजता है और उससे ये कंट्रोल कराता है, ठीक है ना, सेक्सुअल डिजायर को। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन इनका डेवलपमेंट कराएगा। फिर मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलप कराना, दाढ़ी मूछ आना, और लो पिच वॉइस मतलब भारी आवाज़ हो जाती है, ठीक है ना। फीमेल का प्यूबर्टी के बाद थोड़ा सा सुरीला आवाज़ होगा, ऐसे लड़कों को तो हमेशा सुरीला ही लगता है लड़कियों का आवाज़, लेकिन थोड़ा सा सुरीला हो जाएगा, दैट इज हाई पिच होती है उसकी। और मेल में लो पिच होगा, तो लो पिच वॉइस,
फिर मसल डेवलप कम ही आप देखोगे। फीमेल रेसलर का भी उतना मसल नहीं दिखलेगा WWE में जितना मेल का दिखता है। तो मस्कुलर डेवलपमेंट भी टेस्टोस्टेरोन, यानी फीमेल में उतना मसल आपको डेवलप नहीं मिलेगा जितना मेल का मसल दिखेगा, ठीक है, ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। तो मस्कुलर ग्रोथ यानी मसल का डेवलपमेंट या मस्कुलर ग्रोथ को, सेक्सुअल डिज़ायर को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स को या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को, ये सारा इपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस, प्रॉपर यूरेथ्रा का डेवलपमेंट जिससे कि स्पर्म और यूरिन दोनों पास आउट होगा, ठीक है ना। उसके बाद इपिडाइडिमिस का और सारे जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड, इन सब का जो डेवलपमेंट है ये टेस्टोस्टेरोन से ही होगा। प्लस टेस्टोस्टेरोन का और दूसरा काम क्या है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस कराना। एनाबॉलिक इफेक्ट है, जैसे कैटाबॉलिज्म होता है और एक एनाबॉलिज्म, तो फॉर्मेशन कराना किसका, प्रोटीन का। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है। और इसलिए आप देखोगे प्रोटीन, जैसे भी जो जिम जाते हैं उनको लोग बोलते हैं कि एक तो आप वो लोग को एक तो स्टेरॉइड लेना शुरू कर देते हैं वो, प्लस बोलता है कि टेस्टोस्टेरोन वाला ये कुछ लोग इंजेक्शन लेना शुरू करते हैं, प्लस प्रोटीन डाइट बहुत लेते हैं, क्रिएटिनिन ये सब डाइट होता है उसमें कि मसल का प्रॉपर ग्रोथ हो। तो प्रोटीन अगर ज़्यादा कोई लेता है तो उसका मसल भी बहुत ग्रोथ होगा। तो इसीलिए वो लोग ज़्यादा देखोगे दूध पीना या चिकन बहुत लेना या एग अंडे बहुत खाते हैं जो भी जिम जाते हैं वो लोग, और भी वाइट वाला पार्ट उसमें ज़्यादातर प्रोटीन होता है, यॉक में फैट भी होता है। तो इस कारण से तो ये यानी प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ाता है टेस्टोस्टेरोन। प्लस क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन का इंसुलिन जैसा एक्शन होता है, मतलब ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता रहता है ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को किस में, ग्लाइकोजन में। तो एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो उसमें ये भी लिखा हुआ है एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन, देखना एक लाइन। तो प्रोटीन का सिंथेसिस कराना प्लस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी एनाबॉलिक इफेक्ट है, ब्रेकडाउन नहीं, ग्लूकोज से सिंथेसिस कराना किसका, ग्लाइकोजन का। क्लियर। तो ये है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये सारे फंक्शन जो है ये है टेस्टोस्टेरोन के यहाँ पे, जो इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन आपको याद रखना है। तो सेमिफेरस ट्यूब्यूल समझ गए आप, वो समझ गए, स्ट्रोमा, लाइडिक सेल, सेटोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया। अब आपको ये पूरा जो इंडोक्राइन सिस्टम में चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगी। प्लस ये सारा स्ट्रक्चर भी है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। नहीं समझ में आया कोई टेंशन नहीं लेना है, और इतना समझना है कि इपिडाइडिमिस कोई पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, काफ़ी क्वाइल्ड होता है, और वास डिफरेंशिया के बाद ये जो स्ट्रक्चर है यही इपिडाइडिमिस है, ठीक है। तो चलो अब उसका फंक्शन कर लेते हैं अपन। हाँ